क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस किया था। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9th क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले तो ये कोशिश किया करो कि लीनियर वेक्टर्स बन जाए। जहां लीनियर वेक्टर्स बन जाए वहां आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। अब x³ - x² - x + 1 dx हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो 3x + 5 तो एज इट इज, x³ - x² - x + 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? आप देखो, क्या हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? x² कॉमन x - 1 -1 कॉमन x - 1, तो ये आ गया 3x + 5। नीचे x - 1 बाहर आया तो अंदर कितना आ गया? x² - 1। ये dx लिखना जरूरी है, इसे नहीं भूलना। तो 3x + 5 dx डिवाइडेड बाय, अब x - 1 तो एज इट इज आएगा। इस x² - 1 को x - 1 x + 1 कह सकते हैं ना बेटा? ठीक है, 3x - 1 x + 1 हो गया। अब अगर देखिए तो हमारे पास क्या आ गया? x - 1 का हो गया होल स्क्वायर इनटू x +। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह होगा, अब तो कर सकते हो इसको अपने आप। ठीक है, ऐसे ही 10th क्वेश्चन हमने फैक्टर्स बना लीजिएगा। 11th भी मिलता जुलता है, 12th हो जाएगा। 13th पर आइए, सीधा क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ बेटा। और बहुत आसान ही आता है पेपर, इतना कोई लंबा चौड़ा टफ नहीं आता। बस ये है इंटीग्रेशन की, ये तो उनको मुश्किल लगता है, देखो हमें भी लगता था अपने टाइम में। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस चीज को ध्यान रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ है 2/1 - x एंड 1 + x²। हमें इसे इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ वेक्टर्स है, सब कुछ ओके है, एडजस्टमेंट भी प्रॉपर है, लेकिन होगा क्या है, ये तो ओके है, ये क्वाड्रेटिक है जिसके वेक्टर्स नहीं बन रहे, है ना? 1 - x इज ओके, लेकिन 1 + x² के फर्दर वेक्टर्स बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक तो ले लिया a/1 - x, ठीक है, a के नीचे तो 1 - x, और दूसरे में आएगा 1 + x²। तो क्योंकि 1 + x² क्वाड्रेटिक है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगाओगे? bx + c। क्वाड्रेटिक को लीनियर के साथ लेकर चलना है, तो इसको इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ इतना करने के बाद आप इसका एलसीएम लोगे तो आएगा a × 1 + x² प्लस bx + c × 1 - ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब आती है बात पुटिंग की। तो सबसे पहले आप x को 1 रख दो। एक ही ऑप्शन है आपके पास, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है। आप 1 - x को 0 बना सकते हो, यानी कि आप x को 1 रख सकते हो। जब आप x को 1 रखोगे तो 2 = a × 1 + 1 का स्क्वायर यानी 1 + 0। तो आया 2 = 2a, और 2 अगर 2a के बराबर है तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो a की तो वैल्यू बन गई 1। अब क्या निकालना है? b और c। अब देखो, रखने को तो और कुछ है ही नहीं, क्योंकि लीनियर वेक्टर एक ही था। अगला आएगा कंपेयर कांस्टेंट्स, बल्कि कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब x की कौन सी पावर लेनी चाहिए? आई थिंक इट शुड बी x²। x² के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो। x² क्यों? पहले तो ये समझो, इधर तो कोई x की टर्म नहीं है, इधर x की हाईएस्ट पावर आ रही है 2, और इस प्रोडक्ट में भी x की सबसे बड़ी पावर निकालोगे तो कौन सी आएगी? 2 ही आएगी। तो आप यानी x² के कोएफिशिएंट को कंपेयर कीजिए। यहाँ x² की टर्म नहीं है, इसलिए 0। यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या आएगा? अंदर से 1, तो 1 × a, यानी डायरेक्ट लिखने की कोशिश करनी है बेटा। a + ax² बनेगा तो x² का कोएफिशिएंट है। इधर देखो x² आएगा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे आएगा ना। x² कब मिलेगा? जब bx को -x से करेंगे तो x² आएगा, × -x -bx² है तो -b आ गया।
तो कोफिशिएंट लिया हमने एक्स स्क्वायर का 0 इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी b की वैल्यू आ गई a के बराबर और b अगर आ गया a के बराबर तो b आ गया 1, a भी 1 b भी 1। अब तीसरा काम, अब और क्या करें, कंपेयर, उस तरफ का दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो a और b तो 1 1 आ गए ना। अब हमें क्या निकालना है, c निकालना है। अब c निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कंपेयर द कांस्टेंट टर्म, आपको कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है। कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे तो कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करने का आसान तरीका बताया था मैंने आपको, x को 0 रख दो, ये तो 2 आ गया, x यहाँ से कांस्टेंट आएगा a, x को 0 रख दोगे ये खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा c, 2 इज इक्वल टू a प्लस c, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस c, यानी c भी आ गया 1, a भी 1 c भी 1 और b भी 1। अब इन तीनों वैल्यूज को उठाकर आप किसमें पुट कर दो, ऊपर, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी 1 या x प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। तो अब आपके पास यहां से क्या आ जाता है कि 2 अपॉन दिस मच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप खुद देख सकते हो x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं होगा, तो आप ये लिख सकते हो, चाहो तो आपको तो सॉल्यूशन निकालना है ना, तो सॉल्यूशन के हिसाब से अरेंज कर लो। ये तो हो गया 1 अपॉन 1 माइनस x, ये हो गया x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। जैसे आपको लगे कि आंसर आने की पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से, और मैंने इसको अलग अलग ही कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, हाँ जी, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होता है लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस एक्स, लेकिन -1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट है -1। इसमें क्या करेंगे, जहां अगर देखें तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव x होता है, यानी मैं नीचे वाले को t मानूं तो ऊपर dt/2 आएगा, इसको यहां शो कर दो, 1 प्लस x स्क्वायर को लिया t, तो 2x dx हो गया dt, यानी x dx हो गया dt/2, ये हमने इसमें यूज कर दिया। तीसरे वाला तो सीधे सीधे आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस c, तो ये इसका आंसर बन गया। अब इसको और आगे करो सॉल्व, तो फाइनली व्हाट इज द आंसर, logarithm of 1 minus x plus half log t dt by t, और t को भी बाद में रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद यहां तक तो कोई डाउट्स नहीं है ना बेटा किसी को। अब 14 अपने आप कीजिएगा, 15th देखो, 15th में 1 अपॉन x4 माइनस 1 दिया। अब इस x4 माइनस 1 को देखकर ये मत सोच लेना कि x4 माइनस 1 तो 4th डिग्री है तो ऊपर 3rd डिग्री का ले ले, नहीं बेटा, इसके फैक्टर बनाओ, इसके फैक्टर्स x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 बनते हैं, और आगे ले जाओगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ये बनते हैं इसके फैक्टर्स। इसको फिर आप लोगे a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x प्लस 1, ये तो लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर लीनियर यानी cx प्लस d, cx प्लस d, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, ये आपने अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पर वो क्वेश्चंस आ गए
जहां थोड़ा थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज होगा, उसके बाद जाके पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन अकेले ही आए, हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन कनेक्टेड हो, और वो क्वेश्चन जो है उसमें उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके अंदर कौन सा स्टेप लगता हो, सब्स्टिट्यूशन वाला। जैसे क्वेश्चन नंबर 16, ये एक बहुत पॉपुलर टाइप है, dx अपॉन x into x पावर n plus 1। dx अपॉन x into x पावर n plus 1। अब देखो यहाँ x पावर n है, ये एक बहुत स्पेशल टाइप है जिसमें अंदर n है और बाहर एक ही चीज है, एक सिंगल है। तो इस सिंगल को हम x की पावर n में कन्वर्ट करना चाहेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की पावर n माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करो। न्यूमरेटर में भी x पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी करो, तो डिनोमिनेटर में x पावर n माइनस 1 इंटू एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, xn हो जाएगा। अब इसके बाद इस x पावर n को मान लो t, तो n x n माइनस 1 dx बन जाएगा dt, तो x n माइनस 1 dx बन जाएगा dt अपॉन n। तो जब ये dt बाय n बनेगा तो इस हिसाब से ऊपर तो आ गया dt अपॉन n, इसको क्या माना हमने, t इंटू t प्लस 1। ठीक है, इस तरह से ये रिडक्शन हो जाता है। फिर आप फर्दर देखोगे 1 अपॉन n तो कांस्टेंट है, 1 बाय t प्लस 1 dt, इसको अब आप पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन का ना होकर भी बन गया, पर ना ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब की बार भी था ये 2020 के पेपर में भी आया हुआ था। तो इसका ना एक तरीका और होता है, आप लोगों को पिछले साल एक क्वेश्चन याद है, 1 अपॉन 1.2 2.3 3.4 ऐसे करके होता था सीक्वेंस एंड सीरीज में। हाँ बेटा एक क्वेश्चन पिछले साल, उसके एग्जाम यही आती थी 1 अपॉन n n प्लस 1, ऐसा एक क्वेश्चन होता था। तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन यही बनेंगे क्योंकि इनके बीच में सिर्फ 1 का गैप है। देखो जरा 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, आप एलसीएम लेकर चेक कर लो, यही आ जाता है टी प्लस 1 टी प्लस 1 माइनस टी, यानी 1 बचेगा ऊपर। तो ये हो गए अलग अलग, एक नंबर में आए तो डायरेक्ट लिख दो, एक नंबर से ज्यादा में आए, एक 2 नंबर तक भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 2 मार्क्स तक आप डायरेक्ट अगर इसको ऐसे कर दोगे ना तो गलत नहीं माना जाएगा आपका। इसके बाद क्या करना है, 1 बाय n t का इंटीग्रेशन log t प्लस 1 का इंटीग्रेशन log t प्लस 1 प्लस ये बन जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, दोनों लोग को कंबाइन कर सकते हो, दोनों लोग को कंबाइन करोगे तो ये बनेगा 1 बाय n log t डिवाइडेड बाय t प्लस 1 प्लस c। अब t अपॉन t प्लस 1 प्लस c है ना, तो t को रख दो x पावर n, तो x पावर n प्लस 1। दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? अब इसमें मुझे ये बताओ, क्या ये n पावर बाहर आ सकती है, लॉगरिथम है, आएगी, ये बाहर क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये n पावर सिर्फ x की है, इस पूरे की नहीं है, तो इसको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, इसके अलावा आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन 20 में क्या दिया देखो जरा, 1 अपॉन x पावर 4 माइनस 1 dx, तो x पावर 4 है ना, x क्यूब से ऊपर करो, x क्यूब से नीचे करो, ये बन जाएगा। इसको t लेना, ये dt में आ जाएगा, आगे सॉल्व कर लेना।
ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा आराम से। नाउ I shall discuss with you only few more questions. 22nd, 23rd कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगे। अब आओ जरा 17th पर। 17th क्वेश्चन है cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। देखो हिंट अच्छे से दिया हुआ है यहाँ। ये भी एक एग्जाम्पल है जहां पहले सब्स्टिट्यूशन लगेगी, फिर पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। पहले सब्स्टिट्यूशन कैसे, आपको दिया ऊपर ऊपर तो है cos x, नीचे है 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x और dx। ठीक है, इसे सॉल्व करना है हमने। तो आप देखो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, नीचे दो फैक्टर्स चल रहे हैं, दोनों साइन में चल रहे हैं, ऊपर सिर्फ कोस है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट sin x इज इक्वल टू t, तो cos x dx will be converted into dt। तो ऊपर आ गया dt, नीचे 1 माइनस t into t। अब इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करो, सॉल्व करो और आंसर को ऑब्टेन कर लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 भी बनता है। 21st क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। 1/ex माइनस 1 dx, ये है जिसे कि हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, पहले तो ये देखो कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो ऊपर नहीं है। ठीक है, दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है जो आपकी बुक में ही दिया, जो आपकी बुक में हिंट दिया ना, मैं उसी को लेकर चल रही हूँ। मान लो e पावर x है, तो ऑब्वियसली e पावर x dx बनेगा dt। तो dx जो है वो dt अपॉन dx यानी dt अपॉन t में कन्वर्ट हो गया वापस। ठीक है, वापस से क्या बन गया, dx बना dt डिवाइड बाय e पावर x यानी कि dt अपॉन t। तो इस हिसाब से dx को आया dt अपॉन t और आगे आ गया t माइनस 1। अब ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन जाता है, जिसको कि आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसी में एक टेक्निक और भी काम करती है जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के टाइम पर की थी, वो भी एप्लीकेबल है। हम e की पावर x को कॉमन ले लें तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, e पावर x को आपने निकाल लिया कॉमन। जब e पावर x को कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x और ऊपर है dx। अब इस क्वांटिटी को ऊपर शिफ्ट कर दो तो e पावर माइनस x dx 1 माइनस e पावर माइनस x। अब देखिए 1 माइनस, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसी को मानो t, तो 0 माइनस e पावर माइनस x इंटू माइनस dx इज dt, यानी कि e पावर माइनस x dx खुद किसमें कन्वर्ट हो गया, dt में। इस हिसाब से देखें तो ये बना dt बाई t। अब जब ये बना dt बाई t तो आंसर आ गया log t प्लस c, तो ये आ गया log ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x। ये भी आंसर आप लिखाओगे तो गलत नहीं है। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेटा कई कई मेथड्स निकलते हैं, और वो जो कई कई मेथड्स है ना, उन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन की लेंथ डिसाइडेड है। पेपर में रेयर केसेस में लिखा आता है कि इस तरीके से इंटीग्रेट करो, लेकिन कभी आ जाए तो फिर लगाना पड़ता है वही वाला मेथड, पर होता नहीं, आपकी चॉइस है। अब आपकी चॉइस है तो अब ये आपकी स्किल्स हैं, आपको अलग अलग सिचुएशंस में आप कैसे हैंडल आउट करोगे क्वेश्चंस को कि इजी वे में आपके आंसर्स जो हैं वो आ जाएं। अब मुझे बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या ट्रिक काम करेगी। 19th क्वेश्चन में कुछ लगा सकते हैं, है कोई पॉसिबिलिटी? बुक नहीं है कईयों के पास, स्टेटमेंट मैं लिख देती हूँ। हाँ जी, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, कुछ रख सकते हो इसमें? यस मैम, x² + 1 को t रख सकते हैं। x² को t ले लो,
तो 2x dx dt बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखो सब कुछ करके आप सोच रहे होगे मैडम आगे से पीछे से इधर उधर से क्वेश्चन दे जा रहे हैं, लेकिन 18 क्वेश्चन पढ़ जा रहे हैं। अब मैं बेटा 18 पर आ रही हूँ, 18th वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार सीबीएसई सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। हालांकि सीबीएसई सैंपल पेपर में जो आया है ना वो इसका आसान वाला आया है, ये थोड़ा दो स्टेप फालतू ही है, इसमें कम नहीं है। कि जो क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर में आया वो एग्जाम्पल है, मैंने पहले भी बताया था आपको, पर वो इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये एक रेयर टाइप है जिसमें सब्स्टिट्यूशन करनी भी पड़ती है, लेकिन उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन में पुट नहीं करते बल्कि दूसरी तरह से कैरी आउट करते हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो यहाँ एक स्टेप फालतू क्यों है, आप ऊपर और नीचे डिग्री चेक करो। ऊपर नीचे सेम डिग्री चल रही है, जितना डिग्री ऊपर उतनी ही डिग्री नीचे। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। डायरेक्टली नहीं कर सकते तो हमें पहले डिवीजन का प्रोसेस लगाना पड़ेगा। डिवीजन का प्रोसेस लगाना पड़ेगा तो डिवाइड करने से पहले मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो एक बार कर लो इसको मल्टीप्लाई, बिना मल्टीप्लाई किए तो बात बनेगी नहीं। 12 ऊपर है x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, नीचे है x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। अब क्या बताया था, जब ऐसे सेम पावर आती हो तो क्या करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है। तो नीचे वाले से डिवाइड कर, तो ये आएगा -4x स्क्वायर माइनस 10, ये आ गया। अब क्या लिखते हैं, क्या बताया था प्रीवियस पीरियड में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज रिटन एज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो कोशेंट यानी 1 प्लस रिमाइंडर यानी -4x स्क्वायर माइनस 10 अपॉन डिनोमिनेटर यानी x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 और ठीक है, लिख दिया हमने इसको कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। अब 1 का तो इंटीग्रेशन हो गया x, ये तो हो गया सॉल्व, इसको तो कर दो बाहर। आगे वाले में से माइनस माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, बस बाकी को पड़ा रहने दो। 4x स्क्वायर प्लस 10 वो अपने आप कैंडल आउट हो जाएगा, इसलिए आप कोफिशिएंट को मत लो, बस माइनस को निकाल दो। माइनस माइनस का माइनस बाहर आ गया, अंदर बचा 4x स्क्वायर प्लस 10। और अब नीचे वाले के वापस फैक्टर बना दो, तो नीचे वाले के वापस फैक्टर यही तो बनेंगे, इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करके तो ये आया था। तो इसको लिख दो वापस x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद आगे क्या करना है, अब आगे ना इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। हिसाब से देखें तो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि ना तो इसके फैक्टर बनते ना इसके फैक्टर बनते। ये x स्क्वायर प्लस 3, ये x स्क्वायर प्लस 4, ऐसे फैक्टर बनाने बैठेंगे तो फिर तो बेटा एक क्वाड्रेटिक इसके ऊपर लेना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक इसके ऊपर लेना पड़ेगा, हमारा काम तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक इजी टेक्निक हमारे लिए आती है, वो सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो कहीं भी x वाली टर्म नहीं है, यहाँ भी x स्क्वायर है या कांस्टेंट है, x स्क्वायर कांस्टेंट, x स्क्वायर कांस्टेंट, पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी x वाली टर्म हमारे पास नहीं है। अगर x वाली टर्म होती तो फिर तो हमें वही रूटीन मेथड से चलना पड़ता जैसे हम हमेशा चलते, क्योंकि पूरा का पूरा प्योर क्वाड्रेटिक में चल रहा है, इसमें कोई मिक्सिंग वाली टर्म, कोई x वाली टर्म नहीं आ रही। तो हम लिखेंगे फॉर द सेक ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के पर्पस से, फॉर द सेक ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस ओनली लेट x स्क्वायर है y के बराबर। हमने x स्क्वायर को क्या मान लिया, y। तो 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3। बेटा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, मैंने लास्ट में इसीलिए लिया है। अगर मैं किसी क्वेश्चन को बिल्कुल एंड में लेकर जा रही हूँ तो बहुत जरूरी होता है, इसलिए उसको एंड में ले लेते हैं। तो हमने सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के पर्पस से x स्क्वायर को क्या मान लिया, y मान लिया। तो उस हिसाब से ये बन जाएगा 4y प्लस 10 y प्लस 3 y प्लस 4।
मानना है, पुट नहीं करना, पुटिंग नहीं करनी, मतलब इंटीग्रेशन में पुटिंग नहीं करनी, सिर्फ इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया हमने। तो 4y + 10 अपॉन कितना आ गया। अब ये जो है ये दोनों लीनियर की तरह ट्रीट कर सकते हो आप, क्यों y + 4 तो लीनियर है, तो a अपॉन y + 3 और b अपॉन y + 4, हमने इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पर हम ये भूल गए कि ये x में था, हमारे पास सिर्फ ये है और हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है। तो जब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं तो a अपॉन y + 3 b अपॉन y + 4, और ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि इसमें कोई x वाली टर्म नहीं थी, इसलिए हमें ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं है। अब सिर्फ इन तीन टर्म्स के बेसिस पर एलसीएम निकालो, तो 4y + 10 आया a × y + 4 b × y + 3। ठीक है, ये चीज आ गई। अब वही काम है, y को रख दो -4, उसे मत देखना क्योंकि हमने x² को y से पार्शियल फ्रैक्शन के लिए माना था। वैसे देखोगे तो आप कह दोगे y को -4 मान लिया, x² तो -4 होना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाला है ही नहीं, आपके पास सिर्फ ये है, इसको सॉल्व करना है, इसके फ्रैक्शंस बनाने हैं। तो इसके लिए तो हम y को -4 रख सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल में y को -4 रखोगे तो -16 + 10 आएगा -6 + 0 b × -1, तो b की वैल्यू आ गई 6। b कितना आ गया 6। दूसरे में ऐसे ही y को दूसरी बार में क्या रख दो -3 रखिए तो आएगा -2 a 1 + 0, तो a की वैल्यू आ गई -2, a आ गया -2, b आ गया 6। अब ये वाली चीजें आने के बाद अब आप अगर देखो तो a और b हमने वापस पुट कर दिए, तो a आया -2 और b आया 6, बन गए पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये आ गया -2 अपॉन y + 3 6 अपॉन y + 4। अब इतना करने के बाद अब ले आओ वापस, भाई वो सिर्फ अलग अलग करने के लिए किया था, अब इसको छोड़ दो, अब उस पर आ जाओ, तो -2 y को वापस रख दो x² + 3 और 6 अपॉन x² + 4 हो गया। अलग अलग हो गए। अब अलग अलग कर मतलब सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के पर्पस से हमने इसको लीनियर में कन्वर्ट किया, इसलिए कर पाए क्योंकि x की टर्म थी नहीं तो रूट y आया नहीं, सिंपल x² को y माना, ये चीज बन गई, इसके ये फैक्टर्स बनाए, सॉल्व कर लिया, सब अलग अलग हो गए, फिर वापस ओरिजिनल फॉर्म पर आ गए क्योंकि y तो x² था। अब इसका इंटीग्रेशन यानी कि इसका इंटीग्रेशन -2 बाहर dx अपॉन x² + √3², 6 बाहर dx अपॉन x² + 2²। हाँ जी, क्या आंसर आएगा 1/x² + a² और 1/x² + a² के हिसाब से 1/tan इनवर्स x/√3 6/2 1/2 tan इनवर्स x/2 ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। ये मेथड समझ आया बेटा? ये 2 नंबर में आया हुआ है वैसे क्वेश्चन, ये अब ये 2 नंबर के हिसाब का है तो नहीं, और एग्जाम्पल 14 आया हुआ है। तो एग्जाम्पल 14 जो है ना उसको तो पेपर में दिया हुआ है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन थी ये सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए थी, ये इंटीग्रेशन के लिए नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ x² को y माना तो जरूर, लेकिन dx को dy में कन्वर्ट नहीं किया और उसको कन्वर्ट हमें करना भी नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इतना टाइम तो बचा नहीं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक करवा लूँ, और अगर मैंने अभी नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाया तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा और बहुत हेक्टिक हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन अकेला काफी टाइम लेता है, अभी एक कंसेप्ट समझ लो वही अच्छा है। तो एक इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल मुझे दिखाई दे रहा है, 3 sin phi - 2 cos phi d phi, इसी के नीचे एग्जांपल 14 के नीचे 3 sin phi - 2 into cos phi d phi 5 minus cos square phi
-4 sin 5। देखो बहुत मिक्सिंग है साइन भी है। आप ऐसा क्या इसमें करो कि ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाए, ये सोचना है। देखिए ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते, ना तो आप साइन को कोस में बदल सकते हो, ना आप कोस को साइन में बदल सकते हो। न्यूमरेटर को तो भूल जाओ। डिनोमिनेटर में देखो क्या कोई एक चीज ऐसी है जिसको कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे में, क्योंकि साइन कोस दोनों है। हम चाह रहे हैं एक तरह का रेशो आ जाए, तो ये साइन फाई है और ये कोस स्क्वायर है, किसको आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है? कोस स्क्वायर फाई। ओनली कोस स्क्वायर को। आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो, इसे नहीं कर सकते हो, इसे भी नहीं कर सकते हो, इसे भी नहीं कर सकते हो। कोस स्क्वायर फाई को कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि कोस स्क्वायर फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिखना गलत नहीं होता। तो कोस स्क्वायर फाई की जगह हमने क्या रख दिया, ये बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसा चलने दो। 5 माइनस कोस स्क्वायर फाई को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और माइनस 4 साइन फाई। तो कुल मिलाकर ये बना 3 साइन फाई माइनस 2 कोस फाई डी फाई। और नीचे कितना आ गया? नीचे आ गया साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई प्लस 4। देखिए ठीक है, इतना 4 प्लस ये आ गया। अब आप देखो साइन 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 और ये अकेला कोस। अब अगर मैं साइन फाई को t मान लूं तो कोस फाई डी फाई dt बन जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गया, तो ये बना साइन को माना t, तो ऊपर आया 3t माइनस 2, कोस फाई डी फाई हो गया dt डिवाइड बाय t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। अब ये जो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 है ना, इसको भी देखो जरा, ये भी और हैंडल हो रहा है। आप इसे t माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये बन गया, ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब इसके बाद क्या करना है? अब आगे आप अपना काम कर सकते हो यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाओगे? इस t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर को एक तो लोगे a अपॉन t माइनस 2 और दूसरा लोगे b अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे इसे। ठीक है, एक बार तो ले लिया क्योंकि सिर्फ एक ही चीज है और उसका भी होल स्क्वायर है, तो एक बार t माइनस 2, एक बार t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब अगर एलसीएम लेते हैं तो 3t माइनस 2 आता है a इंटू t माइनस 2 प्लस b। कर लो इसको कंप्लीट, पुट करके निकालो, चाहे डायरेक्ट निकाल लो। t को 2 रखते हो तो 3 में 6 में से 2 4, 4 इज इक्वल टू b। b की वैल्यू तो आ गई 4। कांस्टेंट कंपेयर करोगे तो -2 इज इक्वल टू -2a प्लस b। या आप ना t का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, t का कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हो तो a आ रहा है 3 के इक्वल, तो a आ जाएगा 3 और b आ गया 2। अब इसका कर लो इंटीग्रेशन। अब इसे जब आप इंटीग्रेट करेंगे, हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए था dt के साथ, तो इसका मतलब अब इसका इंटीग्रेशन है और इसका इंटीग्रेशन है। आगे वाले का तो आ गया log t माइनस, ये तो हो गया। ये जो है इसका आएगा -1 अपॉन t माइनस 2 क्योंकि ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर था नीचे, तो ये चीज बन जाएगी। अब आप वापस रिप्लेस कर दो, t किसको माना था? t था sin फाई, तो sin फाई माइनस 2 -4 टाइम्स sin फाई माइनस 2 प्लस 6 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना चाहो आपकी मर्जी है, इतना छोड़ना चाहो दैट इज अप टू यू। वैसे ना कर लेना चाहिए, कारण क्या है, sin फाई छोटा है टू बड़ा है, तो आप माइनस को मर्ज करना चाहो तो कर भी सकते हो। एग्जामिनर पर भी इंप्रेशन अच्छा जाएगा, बच्चों को पता है sin फाई की वैल्यू 2 से कम होती है, तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, तो ये माइनस मर्ज करोगे तो वो आगे पीछे हो जाएंगे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से